लोग बात करते हैं आज पिछले टर्न पे जो कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे उनके बारे में मैं और प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग। इंटेंसिटी क्या लिखा करते थे? ये लिखा करते थे 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और यूनिट होता था वाट पर मीटर स्क्वायर। तो उसी तरह याद रखिएगा फॉर साउंड वेव इंटेंसिटी 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर watt per meter square. S naught is displacement amplitude. आपने फिर बात की थी फॉर पॉइंट सोर्स। यदि कोई पॉइंट सोर्स है, इससे r डिस्टेंस पे जो आप सरफेस देख रहे होंगे वहां एक साथ वेव आए, जैसे किसी पानी के सरफेस पर कंकड़ गिराते हैं तो रिंग बनता है, सर्कुलर वहां पर वेव फ्रंट होता है। रिंग हुआ, एक साथ मॉलिक्यूल ऊपर आए तो रिंग दिखेगा, या एक साथ मॉलिक्यूल पानी के सरफेस का नीचे जाता है तो रिंग बनता है। क्योंकि कागज कलम लेकर तो कोई रिंग बनाता नहीं है, तो पानी पे जब कंकड़ गिराते हैं तो वहां से डिस्टर्बेंस चारों डायरेक्शन में जाता है। तो एक ही समय जहां पहुंचा डिस्टर्बेंस, वो जो पॉइंट का कलेक्शन है उसे कहते हैं वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए ये होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। और आप यदि यहां पर कहते हैं कि पावर जो है वो है W, P नॉट है पावर, अभी पावर 60 वॉट मान लो पावर है, और ये चारों तरफ साउंड निकल के आया वहां से। तो जब आपसे कहा जाए कि इस सरफेस पे इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे? पावर अपॉन एरिया। जो एनर्जी आया दैट इज 60 वॉट, और एरिया जो हो जाएगा वो 4πr²। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। और वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल। फॉर लाइन सोर्स, जब आप किसी लाइन सोर्स से आता देखेंगे साउंड, तो ऐसे वो चारों डायरेक्शन में दूर की तरफ जैसे ट्यूबलाइट से लाइट रे निकल रही हो की तरह देखो, तो जो वहां सरफेस दिखेगा कलेक्शन पॉइंट्स का जहां एक साथ डिस्टरबेंस पहुंच रहा है, हो जाएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और यहां पर आप देख लेते हैं इंटेंसिटी यदि देखेंगे तो वो लिखेंगे पावर बाय एरिया सरफेस का। पावर जो भी है स्पीकर का 2πRH, ये आई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r के। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आई प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो इससे हमें पता चल गया ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। तो यहां से पता चल जाएगा ए प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यहां से उसी तरह देखेंगे तो एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल 1/√r। तो ध्यान रखिएगा ये
भी कभी कभी काम में आने वाला है। लाइन सोर्स और पॉइंट सोर्स में वेवफ्रंट कैसा है और डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड कैसे बदलता है। तो एक तो आपने देख लिया है डिस्टेंस और इंटेंसिटी का रिलेशन, और एक देख लिया है एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का रिलेशन। ये यदि बात करते हैं सर एक एक बात, डिफिनीशन की। हाँ बोलो। सर वो जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला साउंड और प्रोग्रेसिव वेव के लिए सेम है, वैसे पावर का भी हो? पावर की जनरली साउंड में बात नहीं की जा रही होती है, लेकिन यदि करना होगा तो उसी तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा हल्का सा। तो अभी आप उसके लिए परेशान मत हो, आपको साउंड में इंटेंसिटी की ही बात करनी पड़ेगी। ओके। डेफिनेशन यदि आप देख रहे हैं, आप वैसे भी सोचो ना, पावर चाहिए होगा तो फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटेंसिटी को। ओके, यस सर। इंटेंसिटी ही प्रायोरिटी पे मिलेगा, आपको पावर चाहिए तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेफिनेशन जो ये है किसके लिए, नॉइज के लिए, ये ऐसे डिफाइन किया गया है, लॉग आई बाई आई नॉट। ये इसे नॉइज कहते हैं और इसका यूनिट लिखते हैं बेल और कैपिटल बी। इसको साउंड लेवल भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये साउंड लेवल का दूसरा यूनिट होता है, इसे 10 लॉग आई बाई आई नॉट लिखते हैं, और ये डीबी लिख देते हैं फिर डेसिबल। यहां ध्यान रखिएगा ये कहां पर नॉइज है, एट ए प्लेस वेयर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज आई। वहां ये नॉइज का फॉर्मूला है, डिफिनीशन है। और आपके मन में आएगा कि ये आई नॉट क्या है, वेयर आई नॉट इज मिनिमम इंटेंसिटी required to understand, और ये होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहां एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि फॉर पॉइंट सोर्स डिफरेंस इन साउंड लेवल, साउंड लेवल 1 माइनस साउंड लेवल 2, ये हो जाएगा 10 लॉग I1 बाय I0 माइनस 10 लॉग I1 I2 बाय I0, I1 बाय I2, लॉग ए माइनस लॉग बी। और इसे आप लिख देंगे 10 लॉग R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। इसी तरह फॉर लाइन सोर्स, ये साउंड लेवल देखते हैं SL1 माइनस SL2 10 लॉग I1 बाय I2, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, 10 लॉग R2 बाय R1 डेसिबल। एक पॉइंट आया था, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन number of overtone present in a
present in it. Present in it. साउंड में कितने नंबर ऑफ ओवरटोन मौजूद हैं उस पर डिपेंड कर रहा है क्वालिटी ऑफ साउंड. ड्यू टू quality of sound, we can differentiate between sound of sitar and guitar having same frequency. तो क्वालिटी ऑफ साउंड वो क्वालिटी है, वो साउंड की वो क्वालिटी है जिसके कारण आपको दो दोस्तों ने पीछे से बुलाया, साउंड सुन के आप उनके नाम याद कर लेते हो. फिर आता है, हाँ बोलिए. नोट कर, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, पिछले टर्न पे भी लिखवाया है, फिर भी देख लो जल्दी और कोई एक नोट कर लो तेजी में. क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ओवरटोन प्रेजेंट इन इट. इतना लिख के आगे बढ़ जाओ. लिख लिया? यस सर. पिच. पिच ये होता है फ्रीक्वेंसी. हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, और उसे कहते हैं श्रिल साउंड. लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, ग्रेव साउंड. ये जस्ट इंफॉर्मेशन है. पूछ देगा पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. ग्रेवयार्ड जमीन के भीतर, ग्रेव, ग्रेव साउंड, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी. जो मेल वॉइस है वो लो पिच वाले हैं और जो फीमेल वॉइस है वो हाई पिच वाले हैं जनरली. और एक तो आप जानते ही थे, ऑडिबल रेंज, जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के रेंज में. आज अब हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव. जब भी कोई वेव सुपर इम्पोज होगा तो उसकी 3 क्वालिटी होंगी. सुपर इम्पोज होने वाले एक जैसे फ्रीक्वेंसी के होंगे 2 वेव, और सुपर इम्पोज वाले थोड़े से अलग फ्रीक्वेंसी के 2 वेव होंगे. जहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है. F1 माइनस F2 इसका जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, ये लगभग 10 हर्ट्ज या उससे कम है. और एक होता है जिसमें ये सेम होते हैं ओमेगा, और ये बाउंडेड रीजन में होते हैं. बाउंडेड रीजन. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो सुपर इम्पोज होने पर यहां 3 कैटेगरी दिखता है. एक का नाम है
इंटरफेरेंस, दूसरे का नाम है बीट्स और तीसरे का नाम है स्टैंडिंग वेव। यहां इस पेज को अपने कॉपी पे ध्यान से लिख लो। सुपरपोजिशन ऑफ साउंड की जब बात करेंगे तो 3 टुकड़े कर दिए मैंने। एक इंटरफेरेंस, जब सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव हो और रीजन बाउंडेड होना जरूरी नहीं, और स्टैंडिंग वेव में भी सेम फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो बाउंडेड रीजन में है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये वेव। और बीट्स का इवेंट कब मिलता है? जब दो लगभग एक जैसे, एकदम एक जैसे नहीं, लगभग एक जैसे फ्रीक्वेंसी के वेव सुपर इम्पोज होते हैं। तो इंटरफेरेंस आप जनरली लाइट वेव, साउंड वेव दोनों में पढ़ते हैं, और बीट्स आप पढ़ने वाले हैं ओनली इन साउंड, ऑब्जर्व ओनली इन साउंड। और स्टैंडिंग वेव साउंड वेव इन फ्लूइड और साउंड वेव ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग और फ्लूइड में, एयर में, ये देखते हैं आप, जैसे सितार गिटार हुआ, बांसुरी हुआ, वहां। फ्लूट में कैसे? फिर से समझिए, सुपर इम्पोज तो होने वाले हैं वेव, या तो एक जैसे फ्रीक्वेंसी होंगे या अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगे। यदि बाउंडेड रीजन में है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है तो स्टैंडिंग वेव नाम देंगे। यदि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं और आपके कानों तक आकर आपके कान में सुपर इम्पोज हुए तो बीट्स का इवेंट आपको फील आएगा। और यदि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं और एक जगह आपके कानों में आकर के इफेक्ट वहां जनरेट करेगा तो इंटरफेरेंस का इफेक्ट कहलाएगा। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। सर 1 मिनट। आप लोगों के मैथ्स के इवनिंग वाले क्लास खत्म हो गए? वो जो ट्यूसडे होता था 7 से 8? सर बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो आप एक्स्ट्रा क्लास लगा दो। चेक करिए, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं स्टैंडिंग वेव के लिए। तो आपने मान लिया P1 आता है P01 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा वेव है अपोजिट जाने वाला P02 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। मान लो ये सुपर इम्पोज हो गए, P इक्वल्स टू P01 प्लस P02। तो यहां से क्या, और कंफर्ट के लिए अभी इनके हमने एम्पलीट्यूड एक जैसा लिया है जिससे आसानी से इन्हें समझा जा सके। P1 प्लस P2 बाई सुपरपोजिशन। यहां देखिएगा क्या आ गया, P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस P0 कॉस ओमेगा टी माइनस, अरे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक्सटेंड करेंगे P0 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस P0 कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स प्लस P0। ये बीच में पहले वाले के बीच में माइनस आया होगा, माइनस था, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला आइडिया। अगला देखिए, तो यहां क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाले टुकड़े के लिए?
पी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस पी नॉट कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। दूसरे पिछले वाले में मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं यदि कुछ गड़बड़ है, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को हम जब सम करेंगे तो बचेगा क्या, ये तो टाटा बाय बाय हो गया, तो P किसके बराबर आ गया, ट्वाइस पी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। यहां पर इसे कह देते हैं पोजीशन डिपेंडेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड। पोजीशन डिपेंडेंट प्रेशर एम्पलीट्यूड। और हम लोगों ने जैसे स्प्रिंग वेव में स्टैंडिंग वेव की बात की थी, वैसे ही यहाँ एक फॉर्मूला आ गया। तो उसमें साइन के एक्स होता था, अब भाई मान लिया, लेकिन मैंने जब जनरल इक्वेशन बताए थे तो साइन के एक्स बताया था, कॉस के एक्स बताया था, उसके साथ साइन ओमेगा टी हो सकता है या कॉस ओमेगा टी हो सकता है। तो यहां तक पहले नोट कर लो, स्टैंडिंग वेव के लिए हमने क्या देखे। सर हाँ बताइए। सर जैसे बाकी वेव्स में ग्राफ में करते थे, इसमें ऐसे नहीं हो सकता? करेंगे भाई, अभी तो पहले ये करो ना, पहले तो मैथमेटिक्स देख लो। यहां तक पहुंचे, पेज चेंज करूं। सर एक सेकंड, हो गया। यहां देखिए, अब काम की बात वो जो 10 मिनट में आपको आगे बोर्ड पे दिखेगा और उन्हें आपको सेट कर लेना है अपने दिमाग में, यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक में नंबर आए आपके कभी गलती से भी। तो आप देखिए, स्टैंडिंग वेव जनरल फॉर्म्स। तो क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू पी नॉट साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, P इक्वल्स टू पी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, P इक्वल्स टू पी नॉट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, P इक्वल्स टू पी नॉट कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। इस तरह के कुछ भी जो है, ये सारे हैं स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन, जिनमें एक पार्ट वाला x के साथ दिखेगा जो वो कहलाएगा पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, और एक टुकड़ा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है SHM को, और ये बता रहा है पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। और ये ऐसे जब प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई इक्वेशन है आपके सामने, ये स्टैंडिंग वेव है। जबकि ऑन स्ट्रिंग यदि आप लिखते थे, ये इनसाइड ऑर्गन पाइप, मैं ये कहूंगा ऑन स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव के लिए हमने क्या देखा था, y इक्वल्स टू ए नॉट साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू ए नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। याद करिए, ऐसा ही था कि नहीं, y इक्वल्स टू ए नॉट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, y इक्वल्स टू ए नॉट कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। ऐसा याद आ गया हो तो खुश हो जाओ और आगे बढ़ लो। जब ऐसे प्रोडक्ट में आपके सामने आते थे, ये कब आया हुआ था, जब ये वेव इधर जा रहा होता था, एक वेव इधर आ रहा होता था और सुपर इम्पोज होता था, सबकी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती थी।
एक वेव इधर जा रहा होता था, एक इधर आ रहा होता था, सुपर इम्पोज होता था, एक जैसी फ्रीक्वेंसी होती थी। तब हम ये इक्वेशन बनता था, इन्हें स्टैंडिंग वेव कहते थे। पेज चेंज करूं? नो सर, एक इसमें ज्यादा कहीं मैंने आपको अकल लगाने की बात नहीं की है, ये कहा है कि पहचान लो, देख के समझ में आए कि ये ट्रैवलिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में ओमेगा टी के एस एक साथ आर्ग्यूमेंट में होता था, और स्टैंडिंग वेव में के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग टुकड़ों में आर्ग्यूमेंट में होता था, और प्रोडक्ट में होते थे वो हार्मोनिक फंक्शन। इतनी सी बात। एक्स वाला जो होता था ए के साथ, उसे पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड कहा करते थे। इधर वाला टुकड़ा एसएचएम और इधर वाला टुकड़ा पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। पेज चेंज करूं? एक सेकंड। यस सर। अब देखिए, आप स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, याद करो, जब स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड होता था तो यदि याद आ जाए गलती से, तो इनके राम मोहन सोहन टाइप कुछ नाम होते थे, और इनके फ्रीक्वेंसी लिखने का कुछ तरीका होता था। एफ वी बाई 2L, एफ डैश 2V बाई 2L, एफ डबल डैश 3V बाई 2L, एफ ट्रिपल डैश 4V बाई 2L। इनके नाम तो नहीं याद होंगे आप लोगों को, भूल गए होंगे, पुरानी बात हो गई। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की जब बात करेंगे तो पहला एल लेंथ वाला पाइप, दूसरा एल लेंथ वाला पाइप, उसी वही पाइप दूसरी बार देखा, अलग उसमें जो बना होगा, फिर जो बना होगा ये तीसरा एल लेंथ वाला पाइप, और फिर ये चौथा जो बनाया होगा एल लेंथ वाला पाइप। इन सब के नाम आप देख लीजिए, क्या लिखा करते थे? इसका नाम हुआ करता था फंडामेंटल, और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक इसका नाम था फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, ये था सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। अरे नाम याद है ना? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। थर्ड ओवरटोन, ये था फोर्थ हार्मोनिक। और हम करते क्या थे? पहले में एक लूप बना हुआ दिखते थे, दूसरे में दो लूप बना हुआ देखते थे, तीसरे वाले केस में तीन लूप बना हुआ देखते थे,
चौथे में 4 लूप बना हुआ देखते थे हार्मोनिक में। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये प्रेशर के लेकर के जब आप बनाओगे डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा। प्रेशर लेकर के प्रेशर वाले फॉर्मेट में जब डायग्राम बनाते हो तो ऐसा ही बनेगा। एक लूप, प्रेशर के फॉर्मेट में बनाएंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। 2 लूप, ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक हो गया। सर इस डायग्राम में ग्रीन कलर का जो है वो किसके वेरिएशन को बता रहा है? प्रेशर के वेरिएशन को। कहीं वो ज्यादा है, कहीं वो कम हो रहा है, तो उसको ऐसे समझिएगा कि आपको तो पता है स्टैंडिंग वेव में नोड अपना पोजीशन नहीं बदलता, एंटी नोड अपना, तो ये प्रेशर वाला नोड प्रेशर वाला एंटी नोड दिखा रहा है। और आपको पता है कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में π/2 का फेज डिफरेंस है। तो जो प्रेशर के लिए नोड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाता होगा? एंटी नोड। और जो प्रेशर के लिए एंटी नोड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाता होगा? नोड। तो ये ग्रीन कलर के बाद जो मैंने ये ब्लू कलर में बनाया है वैसा डायग्राम तब बनेगा जब ये हम मान के चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को दिखाया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट वाले नोड, तो बीच में जो अभी दिख रहा है ये नोड है डिस्प्लेसमेंट का, किनारे पर नोड है, ये एंटी नोड है डिस्प्लेसमेंट का, किनारे पर एंटी नोड है डिस्प्लेसमेंट का। जबकि ग्रीन कलर वाला क्या बता रहा है? ग्रीन कलर वाला बता रहा है नोड है प्रेशर का, ये नोड है प्रेशर का, और ये बीच में एंटी नोड है प्रेशर का। और वो आपको फेज डिफरेंस याद करो ना, डेल्टा फाई होता था π/2 फॉर प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। वो इनफैक्ट यहां भी वैसे कॉपी कर लेते हैं, डेराइव नहीं कर रहे। ये आपने कहीं ट्रेवलिंग में देखा था। और वो स्टैंडिंग में भी ऐसा आ जाता है कि जो पॉइंट नोड होता है प्रेशर का वो एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऑर्गेन पाइप है, तो ऑर्गेन पाइप होगा तो उसमें वेलोसिटी क्या लिखा करते थे? √ गामा RT/m, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। और पिछला वाला जो था उसमें जो भी लिखते, वो भी क्या लिखते थे? वो स्ट्रिंग में लिखते थे √T/μ, जो हो जाता था √T/ρ × πr²। ये स्ट्रिंग में था, इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। तो आराम से ये इस चित्र को कॉपी पे बनाओ और इस चित्र को 25 बार कॉपी पे बनाना, जिससे कि दिमाग में ये छप जाए कहां नोड कहां एंटी नोड। तो जो धागे वाला आपको दिख रहा है नोड एंटी नोड, वो प्रेशर वाला नोड एंटी नोड ऑर्गेन पाइप में बना सकते हो आप। फिर से मैं बोलता हूं, जो धागे वाला दिख रहा है नोड एंटी नोड, धागे वाला नोड एंटी नोड आपको दिख रहा है, वो ओपन ऑर्गेन पाइप में प्रेशर वाला नोड एंटी नोड होगा। धागे वाला नोड एंटी नोड, प्रेशर वाला नोड एंटी नोड ओपन ऑर्गेन पाइप। धागे वाला एंटी नोड जब धागा दोनों एंड पे फिक्स्ड है, उसी तरह ऑर्गेन पाइप मतलब दोनों एंड पे ओपन है, उसको कहते हैं ओपन ऑर्गेन पाइप। ओपन ऑर्गेन पाइप ये कन्वेंशन है, ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन ऑर्गेन पाइप इसी के लिए यूज होगा जो पाइप दोनों एंड पे खुला हो और उसमें एयर ब्लो करते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है, उस जैसे बांसुरी हुआ।
एयर ब्लो करते हैं तो साउंड जनरेट होता है, वो अलग अलग लेंथ का पाइप लोगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। देखो ना, एल बदल दोगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और ओपन ऑर्गन पाइप जो होगा, दोनों के एक जैसे हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले, उनके नाम। और जो धागे का नोड एंटीनोड दिख रहा है वही प्रेशर का नोड एंटीनोड दिखेगा, और उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट का नोड एंटीनोड दिखेगा और ऑर्गन पाइप में। ये चित्र कथा संपन्न करो कॉपी पे, फिर मैं अगले पेज पे आऊं। ओपन ऑर्गन पाइप में कोई कहता है कि पहला फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल जनरेट होता है वो है 100 हर्ट्ज, तो दूसरा जो जनरेट हो सकता है वो है 200 हर्ट्ज, तीसरा जो जनरेट हो सकता है वो 300 हर्ट्ज। इवन एंड ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। यहां पर खास क्या है, इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। इवन एंड ऑड ऑल हार्मोनिक्स आर पॉसिबल, ये नीचे मेंशन कर दो। नाम सर मैंने तो स्ट्रिंग वाले भी नहीं याद किए हैं, तो समझ लो वेव में नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि स्ट्रिंग वाला याद रहेगा तो ओपन ऑर्गन पाइप भी याद हो जाएगा, तो दोनों के नंबर आपके आएंगे। तो अभी भी मौका है, चित्र बनाओ, नाम लिखो, 25 बार ये काम करो तो याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ तो दिमाग को थोड़ा सा और रगड़ना है, तो एक काम करना, विम बार खरीद के लाना और एक प्लास्टिक वाला वो जो जूना होता है जिससे कि ठीक से दिमाग को रगड़ सको, तो उससे तो दिमाग में सर्फ के रगड़ करके तो नहीं तेज करोगे, तो कॉपी पे 100 बार और लिख लो। इस चक्कर में मत रहना कि आईटी के एग्जाम के बाद में बढ़िया से याद कर लूंगा गर्मी छुट्टी में। गर्मी छुट्टी में पहले एग्जाम हो लेता है, निपट लेते हैं बच्चे तब तक। तो आप अभी कोशिश करो, आज घर में बैठे और ये चित्र बनाए कम से कम 50 बार, नहीं तो एक बार में याद हो गया तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा हो, नहीं याद लिखना 10 बार। लेकिन जो गधे हैं वो तो 500 बार लिखना, क्योंकि नंबर तो आपको भी चाहिए। आईआईटी में जगह एक बार मिल जाएगा तो आपको कोई गधा नहीं कहेगा, आप घोड़े के कैटेगरी में आ जाओगे या उससे भी बढ़िया कुछ। तो आपको यदि पोजीशन बनाना है और आपको पता है कि आप गधे हैं, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, मतलब कॉपी पे लिखो, दूसरे को मत बताना कि मैं गधा हूं। वो तो आप आईआईटी में पहुंच जाओगे तो आपको कोई मानेगा ही नहीं कि आप गधे हैं, सब कहेगा कि यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा है। आपको याद करना है, चाहे 100 बार लिख के याद करो, चाहे देख के याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, सुन के याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट देखो, स्टैंडिंग वेव string fixed at one end and free at other। तो इसमें क्या देखते थे हम लोग, ये कई बार बना लिया हमने, कई बार बना लिया सर, कई बार क्या, अभी तक तो केवल 3 बार बनाया है आपने, अब बहुत है। एफ लिखते थे V/4L, एफ डैश लिखते थे 3V/4L, एफ डबल डैश लिखते थे 5V/4L। और यहां पर देखना स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। परंपरा क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते थे कि एक सिरा बंद है। परंपरा क्या है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं कि एक सिरा बंद है, दूसरा खुला हुआ।
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब दोनों क्लोज नहीं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का परंपरा कहने का है एक सिरा बंद एक सिरा खुला हुआ, एक सिरा बंद एक सिरा खुला हुआ, एक सिरा बंद एक सिरा खुला हुआ। जैसे आपके कलम का ढक्कन, और उसको भी ब्लो करोगे एक खुले हुए सिरे पे तो उससे भी साउंड जनरेट होता है। तो उसके कौन से फ्रीक्वेंसी होंगे या कौन कौन से फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां आप बनाया करते थे ये एक चौथाई, एक कंप्लीट और एक चौथाई, या दो कंप्लीट और एक चौथाई, वही यहां भी बनाएंगे प्रेशर के लिए। ये इधर ओपन एंड पे आपने तो अभी अभी देखा था नोड, और क्लोज्ड एंड पे बन जाता है एंटी नोड प्रेशर का। तो आप ये धागे पे जैसा देख रहे हैं वैसे ही यहां देखिए, ये इधर ओपन है और इधर क्लोज्ड है, और तब ये कहलाता है परंपरा है, कन्वेंशन। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन। और ये आपने जो अभी बनाया है ये प्रेशर के लिए बनाया है, प्रेशर के लिए नोड, और ये हो जाता है प्रेशर के लिए एंटी नोड। यदि डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड। वो जो फेज डिफरेंस होता है पाई, उसे ध्यान रखिएगा, पाई/2 फॉर प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। और नाम तो आपने स्ट्रिंग वाले का भुला दिया होगा, इसका नाम था फंडामेंटल, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरे का था फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक्स। और थर्ड हार्मोनिक। तीसरे का था सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक। ये लिखने के ढंग को थोड़ा मैं सीधा कर लूं, नहीं तो कहीं गलत आप ना सेट कर लें अपने दिमाग में। और सेकेंड हार्मोनिक और सेकेंड नहीं, ये था थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। तो ऐसे हम लोग चित्र बनाएं और हम ये याद रखने की कोशिश करें। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था लेफ्ट साइड में √T बाई वायर के केस में √T बाई रो इंटू पाई r², जबकि साउंड का एयर में γ/RT बाई m। तो स्टैंडिंग वेव में आपको यदि कहा जाता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी है f0, तो दूसरा कौन सा हो सकता है 3f0, तीसरा कौन सा हो सकता है 5f0। मीन्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में कौन ज्यादा मेलोडियस होगा, कौन किसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें नंबर ऑफ टोन ज्यादा बनने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर तो केवल इवन मल्टीपल जनरेट हो, ऑड मल्टीपल जनरेट हो सकते हैं, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप रहेगा तो इवन और ऑड सारे मल्टीपल जनरेट हो सकते हैं। इस कारण से
open organ pipe has better quality sound with respect to same size closed organ pipe, या with respect to closed organ pipe, क्योंकि उसमें यदि F0, 2F0, 3F0, 4F0, 5F0 सारे जनरेट हो सकते हैं ओपन में, और क्लोज में केवल जनरेट होंगे F0, 3F0, 5F0। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड वाला जो है उसमें जो नंबर ऑफ ओवरटोन्स एक साथ जनरेट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। तो हम यहां से एक पॉइंट क्या सोच सकते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप हैज बेटर क्वालिटी साउंड विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये मेंशन कर सकते हैं अलग से, आप स्टार देके, ओपन ऑर्गन पाइप has better quality sound, better sound quality with respect to closed organ pipe। चेंज करूं? नो सर एक सर हो गया। बेटर क्वालिटी साउंड। आप स्टैंडिंग वेव में अब फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होगा, उनके नाम, स्ट्रिंग वाले वेव के नाम को दिमाग में एक साथ सेट करिए। यही आज का मेन पर्पस है आज के लेक्चर का। और आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। कल हम लोग मिलते हैं 4 से 6 के बीच में इवनिंग आवर्स में, और वेव कंटिन्यूड रहेगा 4 से 6 कल इवनिंग आवर्स। तब उससे पहले ये याद कर लीजिए, सर हमारी सुबह वाली कितने बजे है? सेम टाइमिंग पे 9:45 11 ओके सर।